एक ऐसा किलर जो दिखता नहीं, एक ऐसा वेपन जो सुनाई नहीं देता, एक ऐसी मौत जो रोज धीरे धीरे सबको ले रही है। दोस्तों 22,000 बार, हाँ 22,000 बार आप रोज सांस लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है हर सांस के साथ आप क्या ले रहे हो अपने अंदर? नवंबर 2025 दिल्ली एनसीआर AQI 400, 660, 1000, 1200 एंड गोज ऑन। मेडिकल टर्म्स में इसको कहते हैं हजार्डस, बट अगर सच कहूं तो ये है पॉइजन गैस चैम्बर। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नवंबर की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम हर साल रिपीट होती है और हर साल एक ही नैरेटिव सुनता हूं मैं। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, इसलिए पॉल्यूशन हो रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये नैरेटिव कितना इनकम्प्लीट है। एक्चुअल साइंटिफिक डेटा और रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन एक कंट्री है जिसका हाल दिल्ली से भी बुरा था, चाइना, बीजिंग। 2013 पॉल्यूशन इतना कि हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम्स ओवरफ्लो हो रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। सबसे पहले समझना होगा कि एयर पोल्यूशन है क्या चीज। एयर पोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हवा गंदी दिख रही है, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। एयर में बेसिकली बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट, स्मोक, केमिकल्स, सब कुछ। अब इन पार्टिकल्स को कैटेगराइज किया जाता है उनके साइज के बेसिस पे। सबसे डेंजरस होता है PM 2.5। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा। ये देखो, ये है एक ह्यूमन हेयर, इंसान का बाल। इसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 70 माइक्रोमीटर होता है। अब इमेजिन करो, इसको 30 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट का साइज होगा 2.5 माइक्रोमीटर्स। ये है PM 2.5। और क्योंकि ये इतना छोटा है, इसकी कैपेबिलिटी है कि ये डायरेक्टली हमारे लंग्स में चला जाए। एक्चुअली लंग्स में भी ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है और हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनीज हर जगह तक ट्रैवल करता है। इसीलिए ये इतना डेंजरस है। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ही नहीं, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। अब आपने सुना होगा AQI के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बेसिकली एक स्केल है 0 से 500 तक, जो बताता है एयर क्वालिटी कितनी अच्छी या खराब है। 0 से 50 है तो गुड, 51 से 100 है सेटिस्फैक्ट्री, 100 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 है पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर और 401 से 500 वेरी सीवियर। मतलब दिल्ली अभी मोस्टली 300 से 400 के बीच फ्लक्चुएट कर रही है। ये है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिशियल डेटा नवंबर 21-22 2025 का। देखो, आनंद विहार में AQI 418 था, रोहिणी में 424, IGI एयरपोर्ट पे 307 और ओवरऑल दिल्ली का 372। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2021 में अपडेटेड गाइडलाइंस रिलीज की थी। उनमें उन्होंने कहा कि एनुअल एवरेज PM 2.5 लेवल 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह है उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट और इसके अकॉर्डिंग दिल्ली का एनुअल एवरेज PM 2.5 है 95 से 104 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मतलब WHO गाइडलाइन से लगभग 20 गुना ज्यादा। दिल्ली में रहना मतलब हर दिन 10 से 12 सिगरेट स्मोक करना है विदाउट इवन एक्चुअली स्मोकिंग। ये सिर्फ नंबर नहीं है, रियल इंपैक्ट देखो तो पिक्चर और भी डरावनी हो जाती है। दिसंबर 2024 में एक मेजर स्टडी पब्लिश हुई थी द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में। ये स्टडी जॉइंटली की थी हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और स्वीडन के कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट ने, और उन्होंने डिस्कवर की एक शॉकिंग फाइंडिंग। Every 10 microgram per cubic meter increase in PM 2.5 is associated with 8.6% increase in mortality risk। जी हाँ, मतलब PM 2.5 का लेवल जितना बढ़ता है उतना डायरेक्टली डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है। और इंडिया स्पेसिफिक डेटा देखूं तो एनुअली 1.7 मिलियन डेथ्स हो रही हैं सिर्फ PM 2.5 पॉल्यूशन की वजह से। ये 1.7 मिलियन है, ये इंडिया की टोटल
एनुअल डेथ्स का अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% है। ये काफी बड़ा नंबर है दोस्तों। और स्टडी ने ये भी कैलकुलेट किया कि अगर इंडिया WHO गाइडलाइंस फॉलो करता 2009 से 2019 के बीच, तो लगभग 16 से 17 मिलियन लाइफ्स बच सकती थी। ये यूरोप की किसी भी एक छोटी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। एयर पोल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट्स क्या है? शॉर्ट टर्म एक्सपोजर का मतलब है 24 से 48 घंटे तक हाई पोल्यूशन में रहना। इससे होता है आई इरिटेशन, आंखों में जलन, नाक और गले में इरिटेशन, कफिंग, कॉन्टिन्यूअस खांसी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम, अस्थमा पेशेंट्स के लिए अटैक का रिस्क। लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यानी मंथ्स और ईयर्स तक पॉल्यूटेड एयर में रहने से बहुत सीरियस डिसीज होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज। रिसर्च शो करता है कि PM 2.5 एक्सपोजर से हार्ट अटैक का रिस्क 16% तक बढ़ जाता है। स्ट्रोक, ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स, पैरालिसिस, ये सब का रिस्क 14% ज्यादा हो जाता है। लंग कैंसर, WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि PM 2.5 इज अ कंफर्म्ड कार्सिनोजन, मतलब डेफिनेटली कैंसर कॉज करता है। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, लंग्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, ये सरप्राइजिंग है ना, बट रिसर्च शोज क्लियर लिंक बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड डायबिटीज। ये देखो, दिल्ली के हॉस्पिटल्स के डेटा, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने ये डेटा रिलीज किया है। 2022 67,000 रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस, जिसमें से 9,828 हॉस्पिटलाइज। 2023 69,000 केसेस और जिसमें से 9,727 हॉस्पिटलाइज। 2024 में 68,000 केसेस, लेकिन 10,000 हॉस्पिटलाइज्ड केसेस। देख सकते हो केसेस थोड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं ईयर टू ईयर, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रही है, मतलब सीवियरिटी बढ़ रही है। और सबसे ट्रेजिक बात, दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मिलियन चिल्ड्रन हैं जिनके लंग्स परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। 2.2 मिलियन बच्चे जिनकी लंग कैपेसिटी नॉर्मल डेवलप नहीं हुई है, जिन्हें अब शायद अपनी पूरी जिंदगी इस प्रॉब्लम के साथ जीना पड़े। ये है शाहबाज, 40 साल के, दिल्ली में वेस्ट पिकर है। अल जजीरा ने इनसे इंटरव्यू किया था नवंबर 2024 में, और इनकी वाइफ गोला नूर हॉस्पिटल में थी क्योंकि उनकी आंखें इतनी जल रही थी। फ्रेंड्स, ये इनइक्वालिटी है। अमीर लोग एसी में रह लेते हैं और एयर प्यूरिफायर्स लगा लेते हैं, बट शाहबाज जैसे लाखों लोग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डिलीवरी पर्सन्स, ये डायरेक्टली इस पॉइजन में काम करते हैं हर दिन। तो ये है रियल ह्यूमन कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे, क्यों है दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड? और यहां पे हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, द रियल कल्प्रिट्स। हर साल अक्टूबर नवंबर आता है और एक नैरेटिव स्टार्ट हो जाता है, फार्मर्स स्टबल जला रहे हैं इसलिए पॉल्यूशन है। लेकिन मीडिया में यही दिखता है, पॉलिटिशियंस यही बोलते हैं, पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को ब्लेम किया जाता है। यहां मैं आपको साइंटिफिक डेटा दिखाता हूं, क्योंकि साइंस में गेसवर्क नहीं होता, एविडेंस होता है। यह है नासा VIIRS विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट का डेटा। यह सैटेलाइट से फार्म फायर्स डायरेक्ट डिटेक्ट करता है। 70 से 80% रिडक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब फार्मर्स ने बहुत एफर्ट किया है स्टबल बर्निंग कम करने में। लेकिन उस सेम टाइम पीरियड में दिल्ली का AQI कितना था? 418, सीवियर कैटेगरी। तो मतलब अगर स्टबल बर्निंग 80% कम हो गई है बट AQI सेम सीवियर है, तो क्लियरली स्टबल बर्निंग में प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली साइंटिफिक स्टडीज ये दिखाती है, ये है IIT कानपुर की 2015 की स्टडी। इसमें उन्होंने डिटेल्ड सोर्स अपॉर्शनमेंट की थी, मतलब किसने कितना कंट्रीब्यूट किया ये कैलकुलेट किया। और टेरी ARAI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी 2018 में सिमिलर स्टडी की। दोनों स्टडीज का कंक्लूजन सिमिलर था। स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन अक्टूबर नवंबर मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 1.3% से लेकर मैक्सिमम 15% तक होता है। मैक्सिमम 15%, मतलब स्टिल 85% पॉल्यूशन तो किसी और चीज से आ रहा है। देखो, ये है 2024 में
पब्लिश हुई एक डिटेल्ड डेकेडल एनालिसिस। 2014 से 2024 तक का डेटा एनालाइज किया गया। इसमें पाया गया कि व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन है 51.5%। 51.5% मतलब है पॉल्यूशन सिर्फ व्हीकल से आ रहा है। थिंक अबाउट इट, दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल्स कितने? ओवर 1 करोड़, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड अलग। हर दिन कितनी ट्रैफिक जैम्स होती हैं, कितने डीजल ट्रक्स एनसीआर से गुजरते हैं, कितने पुराने व्हीकल्स BS3 BS4 अभी भी रोड पर चल रहे हैं। दूसरा मेजर सोर्स है कंस्ट्रक्शन डस्ट। ये कंट्रीब्यूट करता है 38% PM2.5 का और 56% PM10 का। दिल्ली NCR में कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है? मेट्रो एक्सपेंशन, रोड्स, फ्लाईओवर्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, नॉन स्टॉप कंस्ट्रक्शन। और डस्ट कंट्रोल मेजर्स देखो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। कवरिंग नहीं है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल नहीं है, और वाटर स्प्रिंकलर्स के नाम पर आपको रोड साइड में 1-2 टैंकर्स देखने को मिल जाएंगे। तीसरा मेजर सोर्स है इंडस्ट्रीज और स्पेसिफिकली थर्मल पावर प्लांट्स। ये एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक है। एनसीआर के थर्मल पावर प्लांट्स एनुअली 281 किलो टन्स सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, और ये अमाउंट पंजाब और हरियाणा की कंबाइंड स्टबल बर्निंग से 16 गुना ज्यादा है, 16 टाइम्स ज्यादा। बट मीडिया में सिर्फ स्टबल बर्निंग दिखती है, पावर प्लांट्स की बात ही नहीं होती। चौथा सबसे बड़ा रीजन है लोकल वेस्ट बर्निंग। विंटर मंथ्स में ये 24% तक कंट्रीब्यूट करता है। ये है ऑर्गेनिक वेस्ट, वुड, लीव्स जो लोग हीट गर्माहट लेने के लिए जलाते हैं, प्लस गार्बेज बर्निंग जो स्लम्स और अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में होती है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 2023 में ये डेटा रिलीज किया था। और दोस्तों, एक फैक्टर जो बहुत कम डिस्कस होता है वो है दिल्ली की ज्योग्राफी। देखो, दिल्ली बाउल शेप्ड है ज्योग्राफिकली। नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स हैं, ईस्ट में यमुना, तो ये एक नेचुरल बेसिन जैसा बन जाता है। और विंटर्स में होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली तो वार्म एयर ऊपर होती है, कोल्ड एयर नीचे, बट विंटर नाइट्स में उल्टा हो जाता है। कोल्ड एयर नीचे ट्रैप हो जाती है, वार्म एयर ऊपर। विंटर नाइट्स में ग्राउंड बहुत जल्दी कूल ठंडा हो जाता है, जमीन के पास की हवा ठंडी और हैवी होकर नीचे तक आ जाती है, और ऊपर रिलेटिवली वार्म एयर उसे ट्रैप कर लेती है। दिस रिवर्सल ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर पैटर्न इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। और इस कोल्ड एयर के साथ सब पॉल्यूटेंट्स भी ट्रैप हो जाते हैं। विंड स्पीड भी कम होती है विंटर में, तो ये पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स नहीं हो पाते। मैंने लास्ट ईयर भी इस टेम्परेचर इन्वर्जन पे एक वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। अब क्लियर पिक्चर है ना कि मेन सोर्सेज हैं व्हीकल्स 51.5%, कंस्ट्रक्शन डस्ट 38% PM2.5, इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स 11%, बट हाईली टॉक्सिक एमिशंस रिलीज करते हैं। वेस्ट बर्निंग 24% इन विंटर्स, स्टबल बर्निंग 1.3 to 15% सीजनली। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम सिर्फ स्टबल बर्निंग पे फोकस करेंगे और बाकी सोर्सेज को इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो एग्जैक्टली यही हो रहा है। मीडिया में, पॉलिटिक्स में सिर्फ स्टबल बर्निंग डिस्कस होती है, बट 80-85% पॉल्यूशन जहां से आ रहा है उसकी बात ही नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट्स हो चुका है। कहां? बीजिंग, चाइना में। 2013 की बात है, जनवरी 2013। बीजिंग में सिचुएशन इतनी खराब थी कि लोगों ने इसे एक नाम दे दिया, एयर अपोकैलिप्स। स्मॉग इतनी थी कि 10 मीटर दूर कुछ दिखता ही नहीं था। स्कूल बंद कर दिए गए, एयरपोर्ट्स पे विजिबिलिटी जीरो थी, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स की भीड़ थी। PM2.5 लेवल्स रेगुलरली 500-600 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर क्रॉस कर रहे थे। WHO लिमिट यानी 5 से 100 गुना ज्यादा। इंटरनेशनल मीडिया में बीजिंग की पॉल्यूशन एक जोक बन गई थी। पीपल वर कॉलिंग इट द वर्स्ट एयर पॉल्यूशन क्राइसिस इन ह्यूमन हिस्ट्री। चाइनीज गवर्नमेंट के सामने एक चॉइस था,
या तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू रखो और एनवायरनमेंट इग्नोर करो, या तो सीरियस एक्शन लो। उन्होंने सेकंड चॉइस लिया और यहां से शुरू होती है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज इन मॉडर्न हिस्ट्री। सितंबर 2013 में चाइना ने लॉन्च किया एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान, शॉर्ट फॉर्म में एपकैप, और इन्वेस्टमेंट कितना किया? ओवर $100 बिलियन ओवर 10 ईयर्स। $100 बिलियन, ये इतना ह्यूज अमाउंट है कि समझ में आता है गवर्नमेंट कितनी सीरियस थी और उन्होंने क्या किया। स्टेप 1, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेप था, कोल एलिमिनेशन। 2012 में बीजिंग ने कोल कंजप्शन थी 21.8 मिलियन टन्स। ये मेनली यूज होती थी हीटिंग के लिए विंटर्स में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और बीजिंग ने क्या किया? उन्होंने सिस्टमैटिकली कोल को फेज आउट करना शुरू किया। मतलब 2012 में 21.8 मिलियन टन्स और 2016 में 9.8 मिलियन टन्स। देन फर्दर 2020 में ये फिगर रह गई 2.9 मिलियन टन्स। 2024 में अंडर 6 लाख टन्स। तो दोस्तों 21.8 मिलियन से 6 लाख पर आना, ये है 97% रिडक्शन। और अब कोल से लेस देन 1% एनर्जी आती है बीजिंग में, बाकी सब नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी से। प्लस उन्होंने 3000 से ज्यादा पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद कर दिए, कंप्लीट शटडाउन। स्टेप 2, ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन। बीजिंग मेट्रो देखो, 2013 में ये था 442 किलोमीटर, 2025 तक ये बन गया 800 प्लस किलोमीटर्स का नेटवर्क और वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क आफ्टर शंघाई। मतलब दोनों चाइना के ही हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाइना में 2017-18 में दुनिया की 99% इलेक्ट्रिक बसेस थी, 3,85,000 इलेक्ट्रिक बसेस। जी हाँ, बीजिंग में स्पेसिफिकली उन्होंने 3 मिलियन पुरानी हाई पोल्यूशन व्हीकल्स को रोड से हटा दिया, स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स दिए, न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल किया, प्लस सर्टेन डेज पे ड्राइविंग बैन्स ऑड इवन से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट। स्टेप 3, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। हर फैक्ट्री में लगाना पड़ा एडवांस्ड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, डीसल्फराइजेशन यूनिट्स, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम्स। और कॉम्प्लायंस ऑप्शनल नहीं थी, मैंडेटरी थी। प्लस उन्होंने लगाई रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, एआई और मशीन लर्निंग यूज करके हर इंडस्ट्री ऑनलाइन रिपोर्टिंग करती थी अपनी अपनी एमिशंस। वायलेशन हुआ तो इंस्टेंट पेनल्टी, नो वार्निंग्स, नो सेकंड चांसेस इनिशियली। स्टेप 4, रीजनल कोऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, पॉल्यूशन बॉर्डर्स नहीं देखती। अगर सिर्फ बीजिंग क्लीन है बट सराउंडिंग एरियाज पॉल्यूटेड है तो बीजिंग भी अफेक्टेड होगा। तो उन्होंने किया क्या? बीजिंग तियानजिन हैवी कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान, तीनों रीजन्स साथ में काम किए, सेम स्टैंडर्ड्स, सेम एनफोर्समेंट, डेटा शेयरिंग, जॉइंट इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया, मोबाइल एप्स बनाए जहां लोग पॉल्यूशन वायलेशंस रिपोर्ट कर सकते थे, रियल टाइम AQI डेटा पब्लिक को अवेलेबल थी, अवेयरनेस कैंपेन्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में। बेसिकली इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाया गया और यहाँ पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के नाम पर अरेस्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों, चाइना के इतने एफर्ट्स का नतीजा क्या रहा? 2013 वर्सेस 2024 PM 2.5 लेवल्स 90 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से 30 से 32 तक 64% का रिडक्शन। सल्फर डाई एमिशंस 89% रिडक्शन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस 54% रिडक्शन। गुड एयर क्वालिटी डेज 2013 में थे 176 डेज, 2024 में 290 डेज, 114 दिन ज्यादा क्लीन एयर। और हेविली पॉल्यूटेड डेज जैसे दिल्ली में अभी हैं वो 2013 में थे 58 डेज और 2024 में सिर्फ 2 डेज। तो 58 से 2 दोस्तों ये है 96.6% का रिडक्शन रेट। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर ये इंप्रूवमेंट्स सस्टेन रहे तो एवरेज बीजिंग रेजिडेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4.6 ईयर्स बढ़ सकती है। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भी ऑफिशियली नाम दिया द बीजिंग मिरेकल। लेकिन ये मिरेकल नहीं था, ये था पॉलिटिकल विल, मैसिव इन्वेस्टमेंट, स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट
पब्लिक पार्टिसिपेशन और सस्टेन्ड 10-year एफर्ट। तो अब ऑब्वियस क्वेश्चन, क्या इंडिया भी ये कर सकता है? स्पेसिफिकली क्या दिल्ली कर सकती है? एब्सोल्युटली यस। इंडियाज एक्शन प्लान की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, और ये सिर्फ थ्योरेटिकल आइडियाज नहीं है, ये सब इंप्लीमेंटेबल है अगर पॉलिटिकल विल हो। सबसे पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैसिव एक्सपेंशन। दिल्ली मेट्रो टुडे इज अराउंड 390 किलोमीटर, जबकि बीजिंग 800 प्लस किलोमीटर के नेटवर्क पर है। हम भी चेस कर सकते हैं अगर पॉलिटिकल विल हो। नेक्स्ट 2 इयर्स में मेट्रो लाइंस और स्टेशंस एग्रेसिवली एक्सपैंड करने होंगे, लेकिन सिर्फ एक्सपैंड करने से बात नहीं बनेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना कन्वीनियंट है, इससे इंपैक्ट क्रिएट होता है। ये देखिए, दिल्ली मेट्रो की एक झलक, इतना क्राउड देख के मजबूरी के अलावा तो इसमें ट्रैवल करने का मन नहीं करेगा। वही दिल्ली मेट्रो एक दिन में 8 मिलियन फुटफॉल का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर चुका है। तो नेटवर्क एक्सपेंड के साथ साथ मेक इट सो कन्वीनियंट कि लोग ऑटोमेटिकली स्विच करें प्राइवेट व्हीकल से मेट्रोज या पब्लिक व्हीकल पे। साथ ही 100% इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का टारगेट। दिल्ली में अभी लिमिटेड इलेक्ट्रिक बसेस हैं, टारगेट होना चाहिए कि 2027 तक पूरा फ्लीट इलेक्ट्रिक हो। चार्जिंग स्टेशंस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये सब पैरेलली बिल्ड होनी चाहिए। इसके साथ एक बोल्ड मूव, कंजेशन प्राइसिंग। लंदन और सिंगापुर जैसे शहरों में ऑलरेडी है। पीक आवर्स में प्राइवेट व्हीकल एंट्री पे 500 से 1000 का चार्ज, जिससे कार यूसेज कम होता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। स्ट्रिक्टर व्हीकल कंट्रोल, जैसे कि व्हीकल्स 51.5% पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऑड इवन सिर्फ इमरजेंसी मेजर ना रहे, अक्टूबर से फरवरी तक नॉर्म्स बन जाए। अब काफी लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना ये होगा कि ये सरकार का काम है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, इससे जनरल पब्लिक को क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बिल्कुल, लेकिन कुछ स्टेप्स तो हमें भी लेने होंगे, और इसे इंप्लीमेंट करने से पहले पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना सरकार के लिए बेहद जरूरी स्टेप है। साथ ही साथ 15 ईयर ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा। 1 से 1.25 लाख तक का इंसेंटिव, टैक्स वेवर्स और डिस्काउंट और न्यू इको फ्रेंडली व्हीकल्स और एक्सचेंज बेनिफिट्स के साथ। और ईवी इकोसिस्टम को बूस्ट करना होगा, सब्सिडीज 3 से 4 गुना बढ़ानी होगी। टारगेट रखना होगा कि 2028 तक दिल्ली एनसीआर में 30% न्यू व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, चार्जिंग स्टेशन हर 3 से 5 किलोमीटर पे। कंस्ट्रक्शन डस्ट भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, अप्रॉक्स 38% PM 2.5। हर साइड पर स्प्रिंकलर्स, कवर्स, ग्रीन नेट्स, वैक्यूम स्वीपिंग, और 1 से 5 लाख तक की पेनल्टी मैंडेटरी होनी चाहिए। आगे चलते हैं मीडियम टर्म एक्शन प्लान में। सबसे क्रिटिकल स्टेप है कोल फेज आउट करना। एनसीआर के थर्मल पावर प्लांट्स 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं एनुअली। ये मैसिव अमाउंट है। बीजिंग ने अपने ओल्ड प्लांट्स रिटायर करके पॉल्यूशन को शार्पली रिड्यूस किया था। हम भी 20+ ईयर ओल्ड प्लांट शट डाउन और न्यू प्लांट्स पर एडवांस पॉल्यूशन कंट्रोल टेक, नेचुरल गैस बेस्ड पावर ट्रांजिशन और 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट होना ही चाहिए हमारा। वेस्ट मैनेजमेंट भी टोटल ओवरहॉल डिमांड करता है। 10 से 15 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, स्ट्रिक्ट वेस्ट सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग यूनिट्स और ओपन बर्निंग पर फाइन्स एंड मॉनिटरिंग। अब लॉन्ग टर्म दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत क्लियर होना चाहता हूँ, फार्मर्स को ब्लेम करना बंद करना होगा। वो विलेंस नहीं है, वो भी विक्टिम्स हैं इस सिस्टम के। देखो प्रॉब्लम क्या है, पंजाब में एक एक्ट है, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट। ये एक्ट कहता है कि पैडी की ट्रांसप्लांटिंग जून 10 के पहले नहीं हो सकती, क्योंकि वाटर टेबल गिर रहा है। तो फार्मर्स जून में पैडी मतलब धान लगाते हैं, अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्ट में हार्वेस्ट होती है, और उसके इमीडिएटली बाद वीट गेहूं लगानी होती है। तो बिटवीन हार्वेस्ट एंड वीट सोइंग सिर्फ 10 से 15 दिन का विंडो होता है, और इस शॉर्ट विंडो में 30 से 40 क्विंटल्स पर एकड़ स्टब्बल क्लियर करनी होती है। तो मैनुअली तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मैकेनिकली स्टब्बल मैनेज करना एक्सपेंसिव है। हैप्पी सीडर मशीन्स 1.5 से 2 लाख कॉस्ट करती है। स्मॉल फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचा है? बर्न इट, जला दो। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? ब्लेम नहीं, सपोर्ट।
पहली बात, सब्सिडीज को इंक्रीज करो। करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 3,333 करोड़। पंजाब गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी एडिशनल 1200 करोड़ की। और हैप्पी सीडर्स मशीन्स स्मॉल फार्मर्स को फ्री में प्रोवाइड करो, या फिर कम्युनिटी ओन्ड मशीन्स का मॉडल बनाओ जहां 10 से 15 फार्मर्स शेयर कर सकें। और प्लस प्रॉपर ट्रेनिंग दो कि मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, मेंटेनेंस कैसे करना है, और ये सब सिखाना होगा। दूसरी बात, बायोमास एनर्जी प्लांट्स लगाना होगा। स्टबल को वेस्ट मत समझो, रिसोर्स समझो। ये एक्सीलेंट फ्यूल है बायोमास एनर्जी प्लांट्स के लिए। अगर प्रॉपर कलेक्शन सिस्टम हो और फार्मर्स को 2 से 3 पर केजी पेमेंट भी हो जाए स्टबल कलेक्शन का, तो शायद फार्मर्स खुद ही कलेक्ट करके दे देंगे और उनकी इनकम भी होगी, प्लस एनवायरनमेंट भी बचेगा। रीजनल कोऑर्डिनेशन, जैसे बीजिंग ने टियानजिन और हेबी के साथ मिलकर एक सिंगल एयर शेड की तरह काम किया, हमें भी दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा को एक टीम की तरह ट्रीट करना होगा। एक कंबाइंड अथॉरिटी हो, सेम पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स हो, रियल टाइम डेटा शेयर हो और जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स ग्राउंड पर काम करें। और सबसे जरूरी, इस इशू को पॉलिटिक्स से बाहर निकाला जाए। अगला स्टेप है टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग। चाइना ने एआई, सैटेलाइट इमेजेस, सेंसर्स और सीसीटीवी को इंटीग्रेट करके पॉल्यूशंस को ऑलमोस्ट रियल टाइम ट्रैक किया। हम भी वही मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं। हर व्हीकल, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट या वेस्ट बर्निंग इंसिडेंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो, सिटीजन्स के लिए रिपोर्टिंग ऐप हो और अथॉरिटीज को इंस्टेंट अलर्ट्स, साथ ही 7 डेज AQI फॉरकास्टिंग, ताकि लोग अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सके। और फाइनली, मैसिव एफॉरेस्टेशन। ट्रीज आर आवर नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स। अरावली ग्रीन कॉरिडोर को जेन्युइनली इंप्लीमेंट करना होगा। 1600 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीन बेल्ट, अर्बन फॉरेस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाए। स्कूल्स और ऑफिसेस में प्लांटेशन मैंडेटरी करना ही होगा और न्यू बिल्डिंग्स में वर्टिकल गार्डन्स हो। ज्यादा ग्रीन कवर इज इक्वल टू ज्यादा क्लीन एयर। एक प्रैक्टिकल बात, गवर्नमेंट सॉल्यूशंस टाइम लेंगे, पर आप अपनी फैमिली को अभी प्रोटेक्ट करो। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो जो हम सबको ही पता है। इंडोर्स हेपा MERV 17 एयर प्यूरिफायर्स यूज करो। पीक आवर्स में विंडोज बंद, डोर्स बंद और रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है। आउटडोर सिर्फ N95 मास्क ही काम करता है, तो सर्जिकल मास्क नहीं काम करता है। AQI 200 प्लस हो तो आउटडोर एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। और एप्स जैसे IQ एयर यूज करके एयर क्वालिटी चेक करते रहो। चिल्ड्रन, एल्डरली और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक्स्ट्रा केयर का टाइम है। दोस्तों, हम सभी एक ही सांस लेते हैं, एक ही हवा शेयर करते हैं, और जब एयर टॉक्सिक होती है तो सफर भी सब करते हैं। तो चाहे फिर हम किसी भी सिटी, रिलीजन, कास्ट, क्लास या बैकग्राउंड के हों, क्लीन एयर कोई लग्जरी नहीं, बेसिक राइट है। और राइट्स तभी मिलते हैं जब सिटीजन्स उनके लिए स्टैंड लेते हैं। याद रखो, बदलाव हमेशा पब्लिक से शुरू होता है। जब हम बदलते हैं तब देश बदलता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल था तो इसे शेयर जरूर करना। शायद किसी एक शेयर से किसी एक पॉलिसी मेकर तक आवाज पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैं हूं नीरज और आप देख रहे थे क्रक्स विद नीरज। मिलते हैं अगले क्रक्स में सच और समझ के साथ। जय हिंद।